दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक सवाल जो आपके जहन में भी कौंध रहा होगा कि इस समय जिस प्रकार से ईरान पे लगातार दबाव डाला जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, और ईरान ही नहीं बल्कि इससे पहले यही चीज़ें सन 2000 के दशक में, 1990 के दशक में भी अरब देशों और खाड़ी देशों में और अफ्रीकी देशों में तमाम जो विद्रोह हुए हैं, तख्तापलट हुए हैं, वहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिली। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन देशों के पास वाकई में परमाणु हथियार होते तो क्या अन्य पड़ोसी देश उनके साथ इस प्रकार से अचानक हमला करने, रातों रात हमला करने की जुर्रत करते, दुस्साहस करते? शायद नहीं। अब आप कहेंगे कि आप ये किस मायने में, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आज स्थिति ये है कि चाहे पश्चिमी देश और नाटो कंट्रीज कितना ही विरोध क्यों न कर लें परमाणु हथियारों का, कि हमारे पास तो होने चाहिए, अन्य देशों के पास नहीं होने चाहिए, और ये जो देश उन्होंने यहाँ तक झांसे दिए हैं, यहाँ तक अन्य देशों को दबाव में लाया है, उनको बहलाने फुसलाने की रणनीति चली है कि आप परमाणु हथियार डेवलप मत कीजिए, बदले में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे, आपको आर्थिक रूप से सहायता करेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपको अनुदान देंगे, बहुत सारे लालच लोभ प्रलोभन देकर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको परमाणु हथियार वो बनाने के कगार पे थे, उनको वंचित कर दिया गया। लेकिन आज उन देशों के हालात क्या हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। सवाल ये भी है कि यूक्रेन का जितना भाग रूस ने कब्जाया है, अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो क्या रूस इतना ज़्यादा सक्सेस हो पाता? सवाल ये भी है कि सवाल यही नहीं रुकते हैं, बल्कि सवाल इससे आगे ये भी है कि उत्तर कोरिया लगातार अमेरिका और जापान, दक्षिण कोरिया और तमाम देशों को चेतावनी दे रहा है। उसके बावजूद उत्तर कोरिया के विरुद्ध कोई कड़ा कदम, युद्ध जैसा कदम तो उठा ही नहीं पा रहे हैं अमेरिका और पश्चिमी देश। कारण सबसे बड़ा यही है कि उसके पास एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है। आज उत्तर कोरिया अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो उसको कब का खत्म किया जाता, उसी प्रकार से जैसे अफगानिस्तान को किया गया, इराक और लीबिया, मिस्र और सीरिया को किया गया, या सूडान, युगांडा, रवांडा, अल्जीरिया जैसे देशों में स्थितियाँ, हैती जैसे देशों में तमाम स्थितियाँ पैदा की गई, यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया, बोस्निया हर्जगोविना जैसे देशों में स्थितियाँ पैदा की गई। तो वही हाल आज उत्तर कोरिया के और उसके तानाशाह किम जोंग उन के भी हो जाते। तो इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो, परमाणु हथियार जो हैं आज दुनिया के देशों की ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षा की गारंटी बन चुकी है जी। अब आप पाकिस्तान और भारत का मामला ही लीजिए। भारत ने जब से पाकिस्तान ने 19 परमाणु हथियार डेवलप किए, तब से भारत पाकिस्तान पे कोई बड़ा हमला नहीं कर पाया। हालांकि इस बार एयर स्ट्राइक जरूर की है कुछ पिन पॉइंट पे, लेकिन बड़ा हमला नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, भारत भी न्यूक्लियर पावर है। इसलिए 1971 से पहले जैसे बड़े हमले पाकिस्तान पे युद्ध की स्थिति में भारत ने बिल्कुल थल सेना, जल सेना, वायुसेना सभी एक साथ झोंक ली थी। अब भारत सिर्फ एयर स्ट्राइक तक सीमित रहता है अधिकांश युद्धों में, और कारगिल युद्ध तो भारत को अपनी जमीन पर ही लड़ना पड़ा, जिसमें भारत के सैकड़ों जवान हताहत हुए, हजारों जवान घायल हुए। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा देशों की सुरक्षा की गारंटी बन चुके हैं। अब आप कहेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। याद कीजिए 1990 का दशक, जब इराक जो शक्तिशाली देश हुआ करता था, उसके एक रसूख था, एक हनक थी, न सिर्फ अरब देशों में और खाड़ी देशों में, बल्कि एशियाई और दुनिया के ताकतवर मुल्कों में एक माना जाता था इराक। 90 के दशक में जब इराक परमाणु हथियारों को
डेवलप करने की स्थिति में पहुंच रहा था, यानी उसने परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया था, आधा तक उसने सफर तय भी कर दिया था। लेकिन इस बीच क्या होता है कि पश्चिमी देशों के दबाव में उसने वो परमाणु कार्यक्रम कम कर दिया। इस बीच पश्चिमी देशों को मौका मिल गया, उन्होंने वहां पे सद्दाम हुसैन को किसी न किसी बहाने से वहां न सिर्फ गृह युद्ध के द्वारा वहां से तख्ता पलट करवा दिया गया, बल्कि सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। हालांकि सद्दाम हुसैन ने बड़ा प्रतिरोध किया, दो खाड़ी युद्ध उन्होंने लड़े, ईरान के साथ भी उनका युद्ध हुआ। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो रुकते नहीं और अपने परमाणु हथियारों को डेवलप कर देते, क्या उनको मारा जाता? क्या आज इराक में आज भी सद्दाम हुसैन को याद किया जाता है? याद क्यों किया जाता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, सद्दाम हुसैन के टाइम पे इराक की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी वो आज से बेहतर थी, कई गुना बेहतर थी। उस समय इराक एक संपन्न देश हुआ करता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रेलवे, बिजली, पानी, सारी चीज़ों के क्षेत्र में इराक के लोग आज से ज़्यादा खुशहाल थे, इसलिए याद करते हैं सद्दाम हुसैन के दौर को। लेकिन परमाणु हथियार न होने का नतीजा ये निकला कि सद्दाम हुसैन को बुरी तरह से मारा गया। न सिर्फ मारा गया, उनकी सरेआम उनको फांसी पर लटका दिया गया। और यही हालात लीबिया में भी हुए। आपको एक और बात बताते हैं, लीबिया के जो कर्नल मुदस्सर गद्दाफी थे, उन्होंने भी एक बार परमाणु कार्यक्रम अपना शुरू कर दिया था। जी, आपकी जानकारी के लिए बताया कि 90 के दशक में इराक ही परमाणु हथियारों पे काम नहीं कर रहा था, पाकिस्तान और ईरान ही परमाणु कार्यक्रमों पर काम नहीं कर रहा था, बल्कि उससे पहले लीबिया, इराक और मिस्र जैसे देश भी परमाणु हथियारों को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन लीबिया पर भी उस समय पश्चिमी देशों ने दबाव डाला, उनको लोभ प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे, आप पे कोई भी संकट भविष्य में आता है, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के आप पे आँच आने नहीं देंगे। और उन्हीं देशों ने एक समय के बाद अपने वादे इरादों को भूलकर पीठ में छुरा घोंप दिया, बर्बाद कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, या वादे हैं वादों का क्या। जी, तो अब स्थितियां ये आती हैं कि क्या लीबिया के जो कर्नल मुदस्सर गद्दाफी थे, उनकी कितनी निर्मम हत्या करवाई गई या की गई। वहाँ पहले तख्ता गृह युद्ध करवाया गया, फिर तख्ता पलट किया गया। तो एक समय कर्नल गद्दाफी बिल्कुल परमाणु हथियारों को बनाने के बिल्कुल आधा सफर तो भी तय कर चुके थे, लेकिन उनको भी रोक दिया गया। लोभ प्रलोभन लालच दिए गए कि कोई बात नहीं, हम सुरक्षा आपकी हम लेते हैं, जो अमेरिका और नाटो कंट्रीज की चाल रही है, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, आप पे कोई हमला करेगा तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप परमाणु हथियार डेवलप करो ही मत। अब नतीजा क्या हुआ, एक समय के बाद, उसके 10-15 साल के बाद न सिर्फ वहाँ गृह युद्ध किया गया, बल्कि कर्नल गद्दाफी वो जो वहाँ पे लगभग 39 सालों तक काबिज रहे, उनकी इतनी निर्मम ढंग से हत्या की गई सरेआम। तो लगता है कि क्या लीबिया के पास परमाणु हथियार अगर होते, वो रुकता नहीं, और परमाणु हथियार जैसे उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार बना के ही दम लिया, जैसे भारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बना के ही दम लिया तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद, अगर वैसा इराक कर लेता, वैसे लीबिया कर लेता। और उसकी एक और कड़ी है मिस्र। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन लंबे समय तक काबिज रहे इराक में, कर्नल मुदस्सर गद्दाफी काबिज रहे लीबिया में, और मिस्र में होस्नी मुबारक लंबे समय तक काबिज रहे। मिस्र में भी क्रांति करवाई गई, गृह युद्ध छिड़वाया गया, और एक समय होस्नी मुबारक जो मिस्र के उनको तानाशाह कहा गया, तो मिस्र में किसी ने वो नायक के रूप में जाने जाते थे, राष्ट्रपति के रूप में थे वहाँ पे। तो एक समय वो भी परमाणु कार्यक्रम डेवलप कर रहे थे, वो भी लगभग काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनको भी पश्चिमी देशों ने और नाटो कंट्रीज जो हैं, उन्होंने लालच दिया कि आप क्यों करते हो, आप परमाणु हथियार क्यों बनाते हो, भाई हमारे परमाणु हथियार है ना, अगर आप पे कोई देश हमला करेगा, आपके साथ संकट की स्थिति में हम खड़े होंगे ना, आप क्यों टेंशन लेते हैं। अब जिन्होंने टेंशन न लेने की गारंटी दी थी, उन्होंने टेंशन दे दी, और फिर वो सिलसिला कर्नल बगदाद से होते हुए, इराक से होते हुए लीबिया पहुंचा, फिर लीबिया में गृह युद्ध हुआ,
फिर कर्नल गद्दाफी को बुरी मौत मरवाया गया सरेआम, और उसके बाद मिस्र में हुस्नी मुबारक का तख्ता पलट किया गया, उनको भी मरवा दिया गया। और मरवाने वाले कोई और नहीं थे, गृह युद्ध करवाने वाले कोई और नहीं थे, हमला करवाने वाले या करने वाले कोई और नहीं थे। वही थे जिन्होंने सुरक्षा की गारंटी दी थी, जिन्होंने कहा था कि आप परमाणु हथियार बनाओ ही मत, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इराक के पास परमाणु हथियार होते, लीबिया के पास परमाणु हथियार होते, मिस्र के पास परमाणु हथियार होते, तो क्या अमेरिका, क्या पश्चिमी देश, क्या उसके पड़ोसी देश, क्या नाटो कंट्रीज उस पर हमला करने की, उसकी ज़मीन में अपनी थल सेना भेजने की जुर्रत करते, दुस्साहस करते? कभी नहीं। आज उत्तर कोरिया को देखिए, उत्तर कोरिया के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी जनता नंगी है, भूखी है, कोई नहीं जानता क्या है, लेकिन सामरिक रूप से वो बेहद सशक्त देश आज दुनिया में है, उसको कोई दबा नहीं सकता है। वो चाहे भूखे हैं, नंगे हैं, लेकिन अपने दम पे खड़े हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि अमेरिका को भी धमका के, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी आप ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं। उधर किम जोंग उन ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों का फिर परीक्षण कर दिया है। अब आप लगाइए, तमाम धमकियों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद किम जोंग उन ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10-10 बार परमाणु परीक्षण कर डाले। भारत ने तो 3 बार ही किए हैं, 4 बार ही किए हैं, 3 ही बार किए हैं, या 4 बार कह सकते हैं आप। 1972 और 1998 में वो 2 टाइप के थे, वो जो 1998 में किए गए थे मई में, और 1974 में किए गए थे 18 मई 1974 में। लेकिन वहाँ उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हुए हैं, उन्होंने तो 10-10 बार परीक्षण कर दिए हैं, और कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान से ज़्यादा परमाणु हथियार तो उत्तर कोरिया के पास हैं। इसीलिए अमेरिका न तो वहाँ घुस रहा है, न पश्चिमी देश वहाँ घुस रहे हैं, न वो अटैक कर रहे हैं। जबकि जापान में नौसैनिक अड्डे हैं। अमेरिका, ऐसा नहीं है अमेरिका उत्तर कोरिया दूर पड़ता है अमेरिका के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जापान में अमेरिका के नौसैनिक अड्डे हैं। उत्तर कोरिया के आसपास प्रशांत महासागर में, दक्षिण चीन सागर में, ताइवान में अमेरिका के नौसैनिक अड्डे हैं, वायुसैनिक अड्डे हैं, थल सैनिक अड्डे हैं। उसके बावजूद अमेरिका और पश्चिमी देशों की और नाटो देशों की हिमाकत नहीं है वो एकदम से हमला कर दें उत्तर कोरिया पे। क्यों? उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है, उसके पास 1-2 परमाणु बम नहीं है, बल्कि 250 से ऊपर परमाणु बम है। अब आप कैसे उसको मारोगे? आप उसको मारोगे, बर्बाद करोगे, तो आप भी पूरे नहीं तो आधे से ज़्यादा आप भी बर्बाद हो जाओगे। फिर आपकी सुपर पावर की जो बादशाहत है, हैसियत है, पोजीशन है, वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परमाणु हथियार जो हैं, चाहे वो हाइड्रोजन बम हो, परमाणु हथियार का आप अगर साइंस नहीं भी जानते हैं, एक छोटी सी बात है, जो भी रेडियो एक्टिव वो होते हैं, उसमें जो संलयन की प्रक्रिया होती है या जो विखंडन की प्रक्रिया होती है, तो संलयन की प्रक्रिया में कुछ, विखंडन की प्रक्रिया में कुछ बम बनाए जाते हैं, कुछ संलयन की प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। तो उसकी अलग अलग कैटेगरी हैं। कुछ यूरेनियम संवर्धित बम होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर, कुछ उसमें जो अन्य रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं उनका यूज़ कुछ देश, उनका जिन देशों के पास जिस प्रकार की व्यवस्था है उस चीज़ का यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजन बम की भी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी जो प्रक्रिया होती है उनके बाद जो ऊर्जा का जो रेडिएशन का प्रभाव होता है वो इतने तेज़ी से होता है, और इतने जल्दी उसके एटम जो विभाजित होते हैं उतनी जल्दी में होते हैं, और एनर्जी का जो रेडिएशन जो फैलता है वो 1 घंटे 2 घंटे 2-4 दिनों में ही एक बड़े क्षेत्र को, वहाँ के पर्यावरण को, वहाँ के जन आबादी, जीव जंतु सबको नेस्त नाबूद खत्म कर देता है। उस रेडिएशन से ही सबके फेफड़े, मनोमस्तिष्क काम करने ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं, और जहाँ पे वो बम गिरते हैं वहाँ पे तो कई सालों तक पेड़ पौधे उगना भी मुश्किल हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी उसका प्रभाव है। तो इसलिए उत्तर कोरिया पे कोई हाथ नहीं डालता है। अब चाहे वो नंगा है, भूखा है,
पाकिस्तान को कहा जा रहा है वो नंगा है, भूखा है, उसके पास कुछ नहीं है। भाई परमाणु बम तो है जो उसकी सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए भारत जो 1971 में भारत लाहौर से आगे घुस गया था, इस्लामाबाद 60 किलोमीटर 60 मील दूर रह गया था। उससे 1965 की लड़ाई में भी भारत वहाँ तक घुस गया था, लाहौर और उससे आगे घुस गया था। लेकिन उसके बाद जो युद्ध हुए हैं, भारत ने या तो अपनी धरती पर लड़े हैं, पाकिस्तान में भारत ने थल सेना भेजी ही नहीं है, क्योंकि कारण वही है, पाकिस्तान की अब परमाणु शक्ति संपन्न देश है। और इस्लामिक देशों में आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस्लामिक देशों में अगर लीबिया ने कदम पीछे नहीं खींचे होते लोभ प्रलोभन में और अमेरिकी दबाव में, तो लीबिया भी आज परमाणु संपन्न देश होता, इराक भी परमाणु न्यूक्लियर पावर संपन्न देश होता, मिस्र भी। लेकिन आज स्थितियाँ ये हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही एकमात्र इस्लामिक देशों में एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर से संपन्न देश माना जाता है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान भी न्यूक्लियर पावर बनने के बिल्कुल मुहाने पे, दहलीज पे खड़ा था और उसने यूरेनियम को संवर्धित करने की में 60 से 80% की सफलता हासिल कर दी थी। और लगभग वो अगले साल तक या 7-8 महीनों में 93% यूरेनियम को संवर्धित या शुद्ध करके परमाणु बम बना लेता, ये कहा जा रहा था। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि संभवतः उसके पास हो सकता है कि कुछ परमाणु बम हों भी। हालांकि इस बात के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि ईरान ने परमाणु समझौता किया था अमेरिका के साथ, 2015-16 तक चला। उसके रूल रेगुलेशन के अनुसार अपने परमाणु जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनकी संख्या कम करना है, या उसमें सिर्फ बिजली उत्पादन तक ही अपनी टेक्नोलॉजी को सीमित रखना है। ये काम ईरान ने किए, यानी कुछ हद तक, काफ़ी समय तक ईरान भी दबाव में आया। नहीं तो अगर अमेरिका के साथ परमाणु समझौता नहीं करता ईरान, तो संभवतः आज वो परमाणु संपन्न देश होता। और आज इजराइल तो छोड़िए, अमेरिका भी हिमाकत नहीं करता कि जब चाहे उस पर मनमाने तरीके से हवाई हमले करो, यानी मनमाने तरीके से उस पर अपनी नीतियां थोपो, उसको डराओ धमकाओ। इजराइल तो छोड़ो, अमेरिका की भी हिमाकत नहीं होती। अब यूक्रेन पे चलते हैं। अब चलते चलते एक और इसी कड़ी में एक यूक्रेन, आप कहेंगे यूक्रेन का जिक्र कहाँ से आ गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1991 में, जब सितंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके पीछे भी अमेरिका की चाल थी। एक लंबी चौड़ी कहानी है, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। क्योंकि सोवियत संघ को जो शीत युद्ध चला था 1945 से कह सकते हैं 1990-91 तक, वो दो ध्रुवों में दुनिया बटी हुई थी। एक तरफ सोवियत संघ और उसका समाजवादी मार्क्सवादी देश उसके साथ थे, दूसरी तरफ कह सकते हैं 3 ध्रुवों में उस समय थी। उस समय एक तो पूंजीवादी देशों का समूह था, जिसका सुप्रीम कमांडर कहें, सरदार कहें, या चीफ लीडर, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। उसका जो लीडर था वो अमेरिका था। उसमें तमाम पश्चिमी देश थे, जो विचारधारा से लेकर आर्थिक विचारधारा हो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक विचारधारा उनकी एक जैसी थी। वो आज भी एक जैसी है। इसीलिए कहा जाता है कि वो भारत जैसे देशों के कभी स्वाभाविक मित्र हो ही नहीं सकते। तो उसमें पश्चिमी देश शामिल थे, यूरोपीय यूनियन के जो तमाम देश हैं, उसमें ब्रिटेन है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्पेन, डेनमार्क, तमाम लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। वो अमेरिका के पिछलग्गू, अमेरिका के साथ खड़े थे, पिछलग्गू थे या अमेरिका के साथ ही खड़े थे। दूसरी तरफ रूस था, सोवियत संघ, उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ था। उसमें 15 देशों का एक समूह था, 15 गणराज्यों का एक समूह हुआ करता था। तो उसके साथ भी, उसकी विचारधारा के साथ चीन था, क्यूबा था, वियतनाम थे, दक्षिण पूर्व एशियाई देश थे, बहुत सारे देश थे। और एक था गुटनिरपेक्ष देशों का समूह, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ग्रुप्स, जिसमें भारत भी था। तो वो गुटनिरपेक्ष में से भी 1/3 देशों का रुझान सोवियत संघ की ही तरफ था। अब 1991 में वो चीज़ें खत्म कर दी गई और सोवियत संघ का विघटन होने के साथ ही शीत युद्ध खत्म हो गया और दुनिया दुध्रुवीय से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ गई। अब सितंबर जब 1991 में विभाजन करवाया गया, तो उस समय
अब आप कहेंगे उस समय यूक्रेन भी एक अलग देश बन गया था, यूक्रेन भी सोवियत संघ का ही एक भाग था। जिस प्रकार से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, ये तमाम बेलारूस, ये सब उसी के भाग हुआ करते। क्राइमिया हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया, चेचनिया हो गया, ये सभी किसके भाग थे? ये सोवियत संघ के ही भाग थे जी। तो उस समय जब विभाजन हुआ 15 गणराज्यों में, यूक्रेन भी एक भाग अलग हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस के लगभग 40% परमाणु हथियार उस समय यूक्रेन के पास चले गए थे बंटवारे में। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे और उसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए थे, लगभग 30-40% यूक्रेन के पास थे। और उस समय यूक्रेन विश्व का रूस और अमेरिका के पास तीसरा सबसे ज़्यादा परमाणु हथियारों वाला देश था। लेकिन 1994 में एक संधि की गई, अमेरिका, रूस, उस समय अमेरिका में संभवतः मेरे ख्याल से बिल क्लिंटन का दौर था, और रूस में उस समय बोरिस येल्त्सिन राष्ट्रपति हुआ करते थे। और नाटो कंट्री, इन सब ने मिलकर यूक्रेन से एक समझौता करवाया। कहा कि आप परमाणु हथियार क्यों रखते हो, परमाणु हथियारों को खत्म कर दो, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं ना कि इराक, लीबिया, मिस्र, तमाम देशों को कहा गया कि आप परमाणु हथियार मत बनाओ, आप पे संकट आएगा तो हम आपके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के आपके साथ खड़े हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। उसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट बनाया गया, नेगोशिएट किया गया, उसके लिए हस्ताक्षर किए गए, एक ट्रीटी बनाई गई। लेकिन बोलते हैं ना, वादे इरादे सब धरे के धरे रह जाते हैं। वक्त की नजाकत कुछ ऐसी होती है, सरपरस्ती ऐसी होती है, वक्त का तकाजा, समय की नजाकत ऐसी होती है कि लोग वादे इरादे ही नहीं भूल जाते हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं। जब आदमी की पर अपने स्वार्थों का और ज़रूरतों का, लोभ प्रलोभनों का पर्दा पड़ता है, चश्मा चढ़ता है, तो फिर वादे इरादे तो क्या, फिर तो सच झूठ भी आदमी भूल जाता है, उसका विवेक भी खत्म हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है वो भी भूल जाता है, लोकतंत्र, संविधान और नैतिकता भी वो भूल जाता है। रह जाते हैं तो बस अपने व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थ ही सर्वोपरि रह जाते हैं। उससे ज़्यादा इतर कुछ रह नहीं जाता है, सब कुछ नीलाम हो जाता है। ही सवस की इस मंडी में, बाजार की इस मंडी में सब कुछ बिक जाता है समय के अनुसार। तो वादे इरादे कौन सी खेत की मूली हैं। अब देखो, जिन लोगों ने उनकी सुरक्षा की गारंटी दी थी, उसने अपने परमाणु हथियार खत्म किए। उसके बाद यूक्रेन की आज क्या स्थिति है। आज उसके बाद क्राइमिया यूक्रेन का भाग था, उस पे हमला होता है, वो रूस में शामिल हो जाता है। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध में, हालांकि इसमें जेलेंस्की की को भी बड़ा दोष माना जाता है, दोषी माना गया है, क्योंकि पश्चिमी देशों का एक कठपुतली बन के, उनका प्यादा बन के, उनका एक क्या बोल सकते हैं, उनकी सरपरस्ती में जिस प्रकार से जेलेंस्की ने बिना कुछ परिणाम सोचे, दीर्घकालिक रूप से, दूरगामी रूप से, बिना कुछ परिणाम सोचे जो कदम उठाया, बोलते हैं भूल के सूल देर में सही लेकिन चुभते जरूर हैं, उसको अब चुभ रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया था, 2014 के बाद से ही, लेकिन अब उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं उसको। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो न तो अमेरिका और नाटो देश उसको अपना मोहरा बनाते। दो चीज़ें हैं, अगर वाकई में उसके पास वो परमाणु हथियार, अगर वो उस समय जितने परमाणु, उस समय लगभग 2-3 हजार परमाणु हथियार थे यूक्रेन के पास 1991 में। 1994 में उसने जो ट्रीटी साइन किए गए, जो नेगोशिएट किया गया, उसके बाद उसने सारे परमाणु हथियार खत्म कर दिए। कहा जाता है कि अगर आज उसके पास ज़्यादा नहीं 200-400 परमाणु हथियार भी होते तो न तो रूस उस पर हमला करता और न तो पश्चिमी देशों का वो खिलौना कठपुतली बना होता, न उसको पश्चिमी देश और नाटो कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन के देश नचाते अपने उंगली पे, इशारों पे। तो इसीलिए आप जो हमने तर्क दिए हैं
कि परमाणु हथियार होना, हाइड्रोजन बम हो चाहे यूरेनियम के, पोलोनियम के, जिसके भी रेडियो एक्टिव धातुओं से जैसे भी जो परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है आज तमाम देशों की। और जिसके पास वो नहीं है, अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न नहीं होता तो भारत उसको जब करता खत्म तब कर लेता। पहले तो ईरान ही उसको निगल देता, पहले तो उसको अफगानिस्तान और जैसे देश ही उसको निगल देते, कोई भी पीछे नहीं रहता। लेकिन आज पाकिस्तान नंगा है, भूखा है, ये बात बाद में आती है। उत्तर कोरिया नंगा है, भूखा है, दुनिया में डंका पिटा जा रहा है कि उत्तर कोरिया नंगा भूखा देश है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार हैं भाई। अमेरिका को भी धमकी देता है, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, उसके पास शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का जखीरा भी है जैसे ईरान के पास है। और उसके पास अपनी 10 लाख 12 लाख की सेना भी है उत्तर कोरिया के पास। अब इसीलिए उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश न तो दक्षिण कोरिया उस पर हाथ डाल पा रहा है। वो कहते हैं ना कि मंदिर का घंटा है, जब चाहे कोई बजा देगा। ऐसी स्थितियाँ कोई ईरान के साथ हो रही है, यूक्रेन के साथ हो रही है, लीबिया मिस्र के साथ हुई है, ऐसी स्थितियाँ अफ्रीकन देशों के साथ हुई हैं। लेकिन उत्तर कोरिया के साथ ये हिमाकत कोई नहीं कर पा रहा है। जापान उसके पड़ोस में है, वहाँ पे नौसैनिक अड्डे हैं। जापान के बहुत द्वीपों में नौसैनिक हवाई अड्डे, नौसैनिक अड्डे, थल सैनिक अड्डे हैं अमेरिका और नाटो देशों के। ताइवान वो भी पड़ोसी ही है, उत्तर कोरिया पड़ोसी है। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तमाम नौसैनिक, हवाई, वायु सैनिक और थल सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के। एक नहीं 100, 200, 400 तक वहाँ पे अड्डे बना रखे हैं अमेरिका ने। पूरे दुनिया में ही जगह जगह पे अमेरिका और नाटो देशों के अपने नौसैनिक यानी एयर बेस हो गए, नेवल बेस हो गए और आर्मी बेस हो गए, वो बना रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद, और वहाँ पे एटॉमिक वेपन्स भी तैयार हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा वहाँ पे अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। वहाँ पे मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, एयरक्राफ्ट, फाइटर प्लेन, सब कुछ जमा होने के बावजूद अमेरिका अगर उत्तर कोरिया पे हाथ नहीं डाल रहा है तो सबसे बड़ा कारण वही है कि उसके पास परमाणु हथियार है। अगर उत्तर कोरिया पे हमला होता है, अगर वो ज़्यादा नहीं, वो 20-30 परमाणु बम भी किसी देश पे फोड़ता है, तो अब आप लगा लो अमेरिका की स्थिति क्या हो जाएगी। हालांकि युद्ध अमेरिका जीतेगा, नाटो कंट्री जीतेंगी, लेकिन बर्बादी जो अमेरिका की होगी तो अमेरिका तो 50 साल पीछे चले जाएगा ना। इसलिए सब डरते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप, ये व्यक्ति विशेष के लिए भी कहा जाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहो, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए कि कोई आप पे हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे। आदमी नंगा रहे, भूखा रहे, देश नंगा रहे, भूखा रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ आत्मनिर्भर रूप से, मौलिक रूप से, या उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए जिसका तोड़, जिसकी काट शायद किसी के पास न हो, और अगर हो भी तो उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो आज परमाणु हथियारों पे हमारी चर्चा थी कि परमाणु हथियार किस प्रकार से न सिर्फ ज़रूरत से बढ़कर बन गया है, बल्कि वो देशों की सुरक्षा की गारंटी बन चुका है। वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति और सामरिक नीति का भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र और हथियार बन चुका है। और वो देशों के लिए आज ढाल, सुरक्षा के लिए ढाल और हथियार, यानी ढाल और ब्रह्मास्त्र दोनों का काम कर रहा है। अब वो देश पछता रहे हैं जिन्होंने परमाणु हथियार आधे तक परमाणु हथियार बनाने की दिशा में, परमाणु कार्यक्रमों की दिशा में आधा अधूरा सफर तय कर लिया था और वो पूरा नहीं कर पाए। पश्चिमी देशों के लोभ प्रलोभन में, उनके झांसे में आके, वो इराक भी है, वो लीबिया भी है, मिस्र भी हैं, यूक्रेन भी है और तमाम अन्य देश भी हैं जो आज पछता रहे हैं, क्योंकि आज कोई भी देश आके उनको पे हमला कर रहा है, उनकी सीमाओं में घुस रहा है, कुछ न कुछ बहाने बना के, नए पुराने तमाम बहाने निकाल के, तमाम दुश्मनियाँ निकाल के, तमाम तर्क निकाल के या तर्क गढ़ के उन पे हमले किए जा रहे हैं जब चाहे तब। इससे इस बात की तस्दीक
होती है और वो देश पछता भी रहे हैं कि काश वो पहले, बहुत पहले परमाणु हथियार बना चुके होते। और इसमें भारत भी है इस फहरिस्त में शामिल, क्योंकि भारत पर चीन भी एकदम से हाथ नहीं डाल सकता है, पाकिस्तान भी भारत पर एकदम से हाथ नहीं डाल सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत भारत पर एकदम हाथ नहीं डाल सकते, कारण भारत के पास परमाणु हथियार हैं। ज्यादा न सही, अगर 150 भी है तो वो भी बहुत है भाई। परमाणु हथियार तो अगर कहते हैं कि दुनिया में 2000-3000 परमाणु बम से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, पूरी, सभी लोग, जीव जंतु सभी खत्म हो सकते हैं, जैसे वो डायनासोर खत्म हुए थे ना, वैसे खत्म हो सकते हैं। और किसी देश को खत्म करने के लिए 30-40 परमाणु बम ही काफी हैं। भारत पे 30-40 परमाणु बम अगर भारत के विभिन्न भागों में पड़ गए तो उसका रेडिएशन इतना होगा कि लोग तो रहने के लायक ही नहीं रहेगा, जीव जंतुओं के लिए, आदमियों के लिए। तो जब आदमी और नागरिक ही नहीं रहेंगे, वहाँ का जैव विविधता, पर्यावरण, खेती, संसाधन सब खत्म हो जाएंगे, तो फिर काहे का देश, काहे की जनता, काहे का राजा और काहे की प्रजा। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि किस प्रकार से सामरिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होना बेहद जरूरी है। इसलिए बहुत सारे देश हैं, उत्तर कोरिया है, उसने पैसे बचाए, वो नंगा भूखा रहा लेकिन उसने पैसे बचाए और उन पैसों का उसने यूज़ किया बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा बनाने में, शॉर्ट, लॉन्ग और मिडिल रेंज की मिसाइलों का जखीरा बनाने में और परमाणु हथियारों को डेवलप करने में। अमेरिका, पाकिस्तान ने 1972 में जब भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था तो उस समय, और 1971 में जब पाकिस्तान की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि बेनजीर भुट्टो के वो थे, पिताजी थे, और जो बिलावल भुट्टो हैं उनके कह सकते हैं उनके नाना, तो उन्होंने कहा था कि हम नंगे रहेंगे, भूखे रहेंगे, घास खाएंगे, लेकिन हम परमाणु हथियार जरूर बनाएंगे। और पाकिस्तान ने भी बनाया। उत्तर कोरिया के जो किम जोंग उन से भी पहले, जो 2-3 पीढ़ी पहले भी जो शासक हुए, उनका भी एक ही वो था कि चाहे दुनिया हम पे प्रतिबंध लगाए, चाहे हम नंगे रहें, भूखे रहें, लेकिन हम परमाणु हथियार बनाएंगे तो बनाएंगे जरूर। और उनकी बातें आज, जो उन्होंने 40 साल पहले कही थी, 50 साल पहले कही थी, आज वो बातें सच हो रही हैं। क्योंकि आज जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस पर कोई भी देश, पड़ोसी हो या अन्य देश हो, चाहे शक्तिशाली ही क्यों ना हो, चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो, वो एकदम से उसकी पर हाथ डालने में, उस पर हमला करने में, उसके यहाँ अपने नौसैनिक हो या एयरफोर्स हो या थल सेना को उतारने में कतरा रहा है, घबरा रहा है। उसका कारण वही है। जो देश ये चीज़ विकसित करने की दिशा में थे, नहीं कर पाए, आज वो देश पछता रहे। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर पावर की होना एक सबसे बड़ी गारंटी है। हालांकि गारंटी अन्य भी है, सिर्फ न्यूक्लियर पावर बहुत बड़ी गारंटी तो जरूर है, लेकिन उससे नीचे जो अन्य चीज़ें हैं उसमें भी सामरिक रूप से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है। मसलन आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्निक और मशीनरी के वेपन्स होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और डिफेंस के रूप में आपके पास एडवांस लेवल, जो इस समय एडवांस लेवल आपको पता है कौन है, जो 5th और 6th जनरेशन के हथियार हैं, उनमें 5th and 6th जनरेशन की एयरक्राफ्ट हैं। एयरक्राफ्ट आप जानते होंगे, एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन नहीं होते हैं, एयरक्राफ्ट अलग टाइप के होते हैं। उसको आप दोनों का वर्जन कह सकते हैं। वो फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर का वर्जन होता है, वो दोनों का मिश्रित रूप होता है एयरक्राफ्ट। तो वो भी युद्ध जैसी स्थिति में दोनों चीज़ों के काम आते हैं। वो युद्ध लड़ने के काम में भी आते हैं, वो सैनिकों को आने जाने और जो लॉजिस्टिक होता है, सामान वगैरह रसद आपूर्ति करवाने में दुर्गम क्षेत्रों में एयरक्राफ्ट काम करते हैं। वो 5th और 6th जनरेशन के होने चाहिए। जेट फाइटर हैं, फाइटर प्लेन, वो भी 5th और 6th जनरेशन के जिसके पास हैं, वो एडवांस लेवल के हैं। और ऐसे तमाम हथियार है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो,
चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइलें हों या लॉन्ग शॉर्ट और मिडिल रेंज की मिसाइलें हों, रॉकेट लॉन्चर हों, ड्रोन हों, बंदूकें हों, कुछ भी हों, अगर वो 5th और 6th जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी से संपन्न है तो तभी आप एक समग्र रूप से सभी रूप में, यानी सभी प्रकार से एक पूर्ण, परिपूर्ण और संपूर्ण रूप से एक सशक्त देश है। और दुर्भाग्यवश अभी सिर्फ कुछ ही देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। उसमें अमेरिका और पश्चिमी देश और रूस जैसे देश हैं। चीन भी कुछ हद तक उसमें आगे हैं, भारत भी कुछ हद तक है, लेकिन भारत के पास भी बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बहुत कम है। भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। अरबों खरबों डॉलर के हथियार भारत प्रत्येक साल खरीदता है। उसके पास जो अपने नौसैनिक पोत है, चाहे वो INS विक्रमादित्य हो, INS विक्रांत हो, कुछ भी हो, ब्रह्मोस मिसाइल ही क्यों ना हो, उसके पास सुखोई विमान हो या S-400 हो, उसके पास राफेल जैसे विमान हो, वो सब विदेशों से खरीदी गई टेक्नोलॉजी है। यहाँ तक कि जो भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भी विदेशी का ज़्यादा वो, क्योंकि भारत में एजुकेशन, जो कमर्शियल एजुकेशन होता है, जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा जो एजुकेशन है वो तो है ही नहीं भारत में, न के बराबर है। भारत में है ट्रेडिशनल एजुकेशन। लॉर्ड मैकाले ने जो एजुकेशन बनाया था क्लर्क और बाबू दफ्तर के कामों के लिए, वही आज भी चल रहा है। भारत को इसको लिए बदलना पड़ेगा अगर भारत को वाकई में हर प्रकार से एक परिपूर्ण और संपूर्ण रूप से एक स्वावलंबी सशक्त देश, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप में भी बनना है। तो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बदलना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा हर रूप में, इंडस्ट्रियल के रूप में, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री एंड डिफेंस, साइंस के रूप में भी, सभी रूपों में। अदरवाइज सिर्फ नारे और बयानबाजी करने से, प्रचार प्रसार करने से, होर्डिंग्स लगाने से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे दुनिया भर करोड़ों अरबों खरबों का प्रचार प्रसार करने या करवाने से कुछ होने वाला है नहीं। ना प्रचार प्रसार से या अपनी पीठ खुद थपथपा के, अपने मुँह मियाँ मिठू बन के, या अपनी मुँह से ही अपने तारीफ में कसीदे गढ़ के या डंका पीट के, डुगडुगी बजा के आप न तो सुपर पावर बन सकते हैं, ना आप राम राज्य में पहुंच सकते हैं, ना आप अमृतकाल या गोल्डन जुबली या डायमंड जुबली में पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ कोरी बयानबाजी से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकती है। अगर वाकई में आप शक्तिशाली बनने की दिशा में है तो आपको विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न माध्यमों के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। विदेशी खरीदारी पे निर्भर बहुत कम होना पड़ेगा, बल्कि निर्यात, बेचने वाला देश बनना पड़ेगा। जो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी देश है वो हथियारों को ही नहीं, तमाम चीज़ों को उत्पादित भी करता है और बेचता भी है और एडवांस लेवल पे बनाता भी है उसको। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन में अगर भारत की स्थिति देखें तो बड़ा दुख होता है। भारत की कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हो, इंस्टीट्यूट हो या एजुकेशनल जो सेंटर हैं, दुनिया के 100 बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो एजुकेशनल सेक्टर है, उसमें भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट है ही नहीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, काहे के सुपर पावर हैं हम। और अगर ऐसी स्थितियाँ रहें तो सिर्फ हम हथियार खरीदते रहेंगे। पश्चिमी देश हो, चाहे रूस हो, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, कोई भी, वो हमें अपने एडवांस लेवल के हथियार नहीं देते हैं, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स नहीं देते हैं। भारत ने एटॉमिक डील की, न्यूक्लियर डील की अमेरिका के साथ और NSG देशों के साथ, यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के साथ। लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने भारत के रिएक्टरों को चलाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी दी होगी, एडवांस टेक्निक दी होगी? जी नहीं। जो वहाँ जो चीज़ हो चुकी है वो उस टेक्नोलॉजी और मशीनरी को बेचते हैं दूसरी दुनिया के विकासशील देशों और तीसरी दुनिया के अल्प विकसित देशों को। जो टेक्नोलॉजी वहाँ उनका जो एडवांस वर्जन आ चुका है तो पुराना वर्जन वो बेचते हैं और जो उनकी लागत है उससे 10 गुना 20 गुना दामों पर बेचते हैं वो भारत जैसे देशों। तो अब भारत कहाँ खड़ा है विश्व बाजार में, जो सामरिक हथियारों के उत्पादन में हो या वो औद्योगिक विकास के रूप में हो, कहाँ खड़ा है? ये सोचना पड़ेगा कि हम देश दुनिया में जो तमाम परिवर्तन हुए हैं टेक्नोलॉजी के रूप में, मिलिट्री, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रूप में,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में, स्किल डेवलपमेंट के रूप में, उसमें भारत कहाँ खड़ा है, भारत का डिप्लोमेट कहाँ खड़ा है, भारत की आम जनता कहाँ खड़ी है। और जो ये तमाम नारे वादे इरादे किए जाते हैं, उन वादे इरादों की में कितनी सच्चाई है, कितने सब्जबाग है, कितने हकीकत है, कितना अफसाना है। जो ताल ठोंकी जाती है, डंका और डुगडुगी बजाई जाती है, उसकी सच्चाई है कौन? ये सपने हैं, सिगुपे हैं, या सब्जबाग हैं, या कितनी हकीकत है? और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बदलावों के बीच भारत कहाँ खड़ा है? भारत के राजनेता और राजनीतिक पार्टियां क्या सिर्फ अपने व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र और कुत्सित स्वार्थों में ही उलझी रहेंगी, या अपने संसाधनों, अपने ऐशो आराम और अयासियों के सामान और पूंजी को इकट्ठा करने में ही अपना पार्टियों को खड़ा करेगी, या अपनी राजनीति खड़े करेगी, या देश को सिर्फ राजनीति, चुनाव, वोट बैंक, नोट बैंक, लूट बैंक, लूट तंत्र, वोट तंत्र, नोट तंत्र के भौड़ जाल, भ्रम जाल और भूल भुलैया में भी उलझा के रखा जाएगा? या कभी हमारे राजनीतिक पार्टियां और राजनेता अपने व्यक्तिगत, कुत्सित, पार्टीगत और दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर कभी देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में भी सोच पाएंगे? क्या वो कभी अपने व्यक्तिगत, संकीर्ण, क्षुद्र, निकृष्ट और घिनौने स्वार्थों से ऊपर उठकर क्या समग्र राष्ट्र हित में, क्या समग्र राष्ट्रवादी हितों में, क्या समग्र समावेशी और सतत विकास के रास्ते में भी आगे बढ़कर कुछ सोच पाएंगे? क्या उनकी सोच कभी व्यक्तिवादी सोच से ऊपर भी बढ़ पाएगी? व्यक्तिगत स्वार्थवादी, स्वार्थपरकता वाली और संग्रह संसाधनों का, और अपने 100 पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संग्रह, पूंजी का संग्रह करने से ऊपर भी हमारे राजनीतिक और राजनीतिक पार्टियों की सोच उससे भी ऊपर कभी पहुंच पाएगी या नहीं? क्या जिम्मेदारी, जवाबदेही, प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति तय होगी कि नहीं? अगर होगी तो वही चीज है, और या नहीं होगी या होगी, वही भारत की आगामी भविष्य को भी, आगामी पोजीशन को भी तय करेगा। अपने मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमारे राजनेता और राजनीतिक पार्टियां व्यक्तिगत, संकीर्ण, क्षुद्र और कुत्सित, निकृष्ट स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों के लिए, समग्र समावेशी राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी हितों के लिए नहीं सोचती है, तब तक हमारा क्या भविष्य होगा? कैसे सुपर पावर हम होंगे? कहते हैं ना बयान बहादुर, तो वही बयान बहादुर हम होंगे कि मीडिया के थ्रू खूब प्रचार प्रसार किया जाएगा कि हम सुपर पावर बन गए, हम अमृतकाल में पहुंच गए, हम डायमंड जुबली मना चुके हैं, अमृतकाल भी मना चुके हैं, 100 साल में हम गोल्डन जुबली मना चुके हैं, अमृतकाल में जा चुके हैं, 100 साल के बाद हम पहुंच जाएंगे किस में? डायमंड जुबली जी, हीरक जयंती में। तो ये कैसी हीरक जयंती होगी 2047 में, और 2050 में भारत कहाँ खड़ा होगा? उसकी नींव अभी से पड़नी है। अभी मौका है, दस्तूर है, समय का तकाजा है, वक्त की नजाकत है, वक्त की ज़रूरत है कि भारत अभी त्वरित रूप से कदम उठाता है, नहीं उठाता है। मैं जो बात मैंने की कि व्यक्तिगत हमारे राजनेता और राजनीतिक पार्टियां और जनता भी, क्या इन राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाती है कि नहीं से चाहती है, जिनका सिर्फ अपना घर भरना, अपने दलगत स्वार्थों को पूरा करना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए ये राजनीति में जाते हैं। सत्ता सियासत को इन्होंने दलाली और गुलामी, वो इनडायरेक्टली गुलामी में झोंक दिया है जनता को, और सत्ता सियासत की दलाली करते करते ये देश के संसाधनों को नीलामी पे उतार आए हैं। तो ऐसे में भारत सुपर पावर बनेगा तो बनेगा कैसे? सिर्फ परमाणु संपन्न हथियार, परमाणु हथियार होने से ही सब कुछ क्या हो जाएगा? तो सवाल ये भी है, कहीं सवाल हैं और कहीं सवाल हैं जो साल दर साल बदलती तारीखों के साथ, बदलते कैलेंडर के साथ सवाल भी न सिर्फ बदलते गए, वही कई सवाल तो बढ़ते गए, कहीं नए सवाल जुड़ते गए, और कहीं सवाल निरुत्तर रह गए। उनका उत्तर देगा तो देगा कौन? कौन सवाल पूछेगा? कौन जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेगा? कौन प्रतिबद्धता, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ
देश अपने व्यक्तिगत और पार्टीगत हितों से ऊपर उठकर देश हितों के बारे में कुछ सोचेगा, समझेगा और भारत को वास्तविक रूप में आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सुपर पावर बनाने की दिशा में अग्रसर होगा, तो ईरान इजराइल युद्ध और विश्व राजनीति में परमाणु हथियारों की जरूरत और उपयोगिता, उपादेयता, समय की कसौटी पर परमाणु हथियार किसी देश की ज़रूरत से ज़्यादा उसकी सुरक्षा की गारंटी भी बन चुके हैं। इस मसले पे हमने अपना विशेष वीडियो एपिसोड आपको सामने टेलीकास्ट किया, लाइव टेलीकास्ट, और आप लोग हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और वीडियो एपिसोड के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और ये सोचने समझने का भी वक्त है, तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम पे भी पड़ता है, और हमें भी अपने देश को वाकई में स्वर्णिम अतीत को दोहराना है। शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी, सोचना समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा और उसके बाद उभरना पड़ेगा तमाम दुश्वारियों और चुनौतियों से, और तब जाके हम आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनेंगे, आंतरिक रूप से भी, बाहरी रूप से भी, और तभी हम एक वास्तविक सुपर पावर, वास्तविक लोकतंत्र, वास्तविक संवैधानिक देश बनने में सफल होंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? इंतज़ार कीजिए और सोचिए, समझिए, जागरूक बनिए, जिम्मेदार बनिए और जवाबदेह भी बनिए। जय हिंद, जय भारत के साथ फिर हम हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।